हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विथ इंजीनियर। फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे सिंक्रोनस जनरेटर रिएक्टेंसेस फॉर पॉजिटिव, निगेटिव एंड जीरो सीक्वेंस करेंट्स। ठीक है, तो इसमें इस लेक्चर में हम पहले ये देखेंगे कि पॉजिटिव सीक्वेंस करंट क्या होती है, निगेटिव सीक्वेंस करंट क्या होती है और जीरो सीक्वेंस करंट क्या होती है। फिर उसके बाद हम वन बाई वन देखेंगे, पॉजिटिव सीक्वेंस करंट का केस लेंगे। उसमें हम जो हमने पीछे लेक्चर में देखा सब ट्रांजिएंट कंडीशन, ट्रांजिएंट कंडीशन और स्टेडी स्टेट कंडीशन, जो तीनों केसेस में रेजिस्टेंस रिएक्टेंस आते हैं, वो पॉजिटिव सीक्वेंस करंट्स के लिए क्या आएंगे, निगेटिव सीक्वेंस करंट्स के लिए क्या आएंगे और जीरो सीक्वेंस करंट्स के लिए क्या आएंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग शुरू करते हैं। पॉजिटिव सीक्वेंस करंट क्या होती है, पहले वो चीज़ देखते हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव सीक्वेंस पॉजिटिव सीक्वेंस करंट्स वो होती हैं कि जैसे हमारा सिंक्रोनस मशीन होता है, रोटर को प्राइम मूवर से हम लोग रोटेट कराते हैं एक डायरेक्शन में, और उसके बाद जब हमारी करंट उसमें जनरेट होती है, सिंक्रोनस मशीन में थ्री फेज करंट जनरेट होती है, तो उसकी वजह से हमारा एक आर्मेचर एमएमएफ भी जनरेट होता है, जो कि रोटेट करता है, वो भी सिंक्रोनस स्पीड पे ही रोटेट करता है। ठीक है, तो जो आर्मेचर एमएमएफ जनरेट हुआ है सिंक्रोनस स्पीड पे, वो उसकी रोटेशन की डायरेक्शन जो हमारे प्राइम मूवर के रोटेशन की डायरेक्शन है, उसके रिस्पेक्ट में किस तरह है, मतलब उसी सेम डायरेक्शन में है या फिर उसके अपोजिट डायरेक्शन में है। इन दोनों केसेस के आधार पे ही पॉजिटिव सीक्वेंस करंट और नेगेटिव सीक्वेंस करंट का कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है, इसको समझने के लिए पहले हम लोग एक फिगर ड्रॉ करते हैं। ये आप मान लीजिए, ये हमारा सिंक्रोनस जनरेटर है, सपोज करिएगा। अभी हम सैलिएंट पोल बना दे रहे हैं, सैलिएंट पोल। और ये रोटर हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में NR इज इक्वल टू NS सिंक्रोनस स्पीड पे रोटेट कर रहा है। अब यहाँ पे करंट्स, मानिए कि हमारी इस तरफ करंट हमारी जो निकल रही हैं, ये मान लीजिए A फेज़ हो गया, ये B फेज़ हो गया और ये C फेज़ हो गया। तो ये I एट द एंगल ऑफ 0 डिग्री, A को मान लीजिए रेफरेंस। ठीक है, अब चूंकि ये थ्री करंट्स हैं, 120 डिग्री का रिप्लेसमेंट होता है। हम ये जानते हैं, जब सिंक्रोनस जनरेटर से करंट या EMF जनरेट होता है तो 120 डिग्री का रिप्लेसमेंट होता है। किस कंडीशन में, बैलेंस कंडीशन में। ठीक है, तो उस वक्त हमारा जो आर्मेचर एमएमएफ जनरेट होता है, वो भी यहाँ मान लीजिए आर्मेचर एमएमएफ जनरेट होगा, जिसकी पोलरिटी ये इस तरह होती है। ठीक है, अपोजिट में। तो ये भी सपोज करिएगा NS स्पीड से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। ठीक है, NS, ये NA। ठीक, तो कहने का मतलब क्या हुआ कि पॉजिटिव सीक्वेंस करंट क्या होती है, द करेंट्स corresponding to which armature MMF rotates in same direction as that of rotor direction। जैसे यहाँ पे देखिए, आर्मेचर एमएमएफ को हमने शो किया है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज में। ठीक है, और प्राइम मूवर का जो प्राइम मूवर के से जो हम रोटर को रोटेट करा रहे हैं, उसकी भी डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज है। ठीक है, तो इस कंडीशन में जो करंट्स होती हैं, उन्हें हम कहते हैं पॉजिटिव सीक्वेंस करंट। ये हम यहाँ पे लिख देते हैं। पॉजिटिव सीक्वेंस करंट क्या पॉजिटिव सीक्वेंस करंट्स क्या होती हैं, corresponding to which आर्मेचर MMF, दैट इज FA से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं, रोटेट्स in same direction as that of rotor। ठीक है, रोटर को हम बाहर से मैकेनिकल हमारा प्राइम मूवर लगा हुआ है उससे रोटेट करा रहे हैं,
सपोज करिएगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है हमारा रोटर, तो पॉजिटिव सीक्वेंस करंट्स के लिए जो आर्मेचर एमएमएफ जनरेट हुआ है उन 3 फेज करंट से, उसकी भी डायरेक्शन क्लॉकवाइज ही होनी चाहिए, तभी पॉजिटिव सीक्वेंस करंट्स होती हैं। तो और इस कंडीशन में जो करंट्स का एंगल होता है वो था बी फेज पे I इज इक्वल टू 1 - 1 I इज इक्वल टू आई, बी पे जो करंट होता है I एट द एंगल ऑफ -120 डिग्री, और IC जो करंट होती है वो होती है I एट द एंगल ऑफ +120 डिग्री। ठीक है, जैसे रिफरेंस के लिए अगर हम मानिए ये IA हो गया, ठीक है, 0 डिग्री पे। अब -120 डिग्री बी वाली लैग कर रही है, ये माइनस ये IB हो गई, ठीक, और ये IC हो गई, लीड कर रही है। ये 120 डिग्री का एंगल हो गया और ये 120 डिग्री का एंगल हो गया, ठीक है। तो इसमें जो सीक्वेंस बन रहा है वो क्या बन रहा है, A, B और C का सीक्वेंस बन रहा है। I रेफरेंस मान लिया 0 डिग्री, B IB क्या हो गया, I एट द एंगल ऑफ -120 डिग्री, C क्या हो गया, IC क्या होगा, I एट द एंगल ऑफ +120 डिग्री। ये हमने यहाँ पे शो कर दिया। तो इसमें जो सीक्वेंस बन रहा है ABC का सीक्वेंस बन रहा है, ठीक है। अब हम देखते हैं निगेटिव सीक्वेंस करंट क्या होती है, इसका जस्ट अपोजिट। करस्पॉन्डिंग टू विच, लिख देते हैं पूरा, करस्पॉन्डिंग टू विच FA दैट इज आर्मेचर MMF रोटेट्स इन अपोजिट डायरेक्शन, opposite direction as that of rotor। पॉजिटिव सीक्वेंस करना है सेम डायरेक्शन में और यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में, मीन्स अब यहाँ पे जो हो जाएगा इसकी जो डायरेक्शन हो जाएगी आर्मेचर एमएमएफ की, वो हो जाएगी कुछ इस तरीके से, इस डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा, ठीक है। निगेटिव सीक्वेंस करंट्स के लिए इस तरह से इसकी डायरेक्शन हो जाएगी। देखिए रोटर क्लॉकवाइज है और आर्मेचर एमएमएफ एंटी क्लॉकवाइज, इस तरह से रोटर क्लॉकवाइज, आर्मेचर एमएमएफ एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। इसमें जो रिलेशन आता है करंट्स का वो आता है IB इज इक्वल टू +120 डिग्री और ये होता है -120 डिग्री, ठीक है। तो ये हो जाती है IC और ये हो जाता है IB, ठीक। तो इसमें जो हमारा अब बनेगा रिलेशन, जो सीक्वेंस बनता है वो क्या बनता है, ACB का सीक्वेंस बन जाता है, A फिर C फिर B, ठीक है। तो अभी समझ में आया पॉजिटिव सीक्वेंस करंट और नेगेटिव सीक्वेंस करंट क्या होती है। पॉजिटिव सीक्वेंस करंट वो होती है जिसके लिए आर्मेचर एमएमएफ रोटेट करता है सेम डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में रोटर रोटेट कर रहा है, और नेगेटिव सीक्वेंस करंट उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, जैसे कि रोटर के रोटेशन के डायरेक्शन के अपोजिट में नेगेटिव सीक्वेंस करंट में आर्मेचर एमएमएफ रोटेट करता है। ये चीज़ क्लियर है। अब जीरो सीक्वेंस करंट देखते हैं हम लोग क्या होती है। जीरो सीक्वेंस करंट में जीरो सीक्वेंस करंट, इसमें क्या होता है, नो आर्मेचर एमएमएफ जनरेटेड। यहाँ पे चूंकि जीरो सीक्वेंस करंट है, तीनों करंट सेम डायरेक्शन में होती हैं। ये IA हो गई, ये IB हो गई। चूंकि इन तीनों करंट्स के बीच में कोई फेज डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे कोई आर्मेचर एमएमएफ जनरेट नहीं होता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो हमारा एमएमएफ जनरेट होना है, म्यूचुअल फ्लक्स जनरेट होना है, वो जनरेट यहाँ पे नहीं होता। आर्मेचर एमएमएफ मतलब जनरेट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तीनों करंट्स में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, ठीक है। तो ये था हमारा पॉजिटिव सीक्वेंस करंट, नेगेटिव सीक्वेंस करंट और जीरो सीक्वेंस करंट। अब हम क्या देखेंगे, पॉजिटिव सीक्वेंस करंट में पहला केस उठाएंगे, उसमें हम देखेंगे जो हमने पीछे लेक्चर में देखा, सब ट्रांजिएंट कंडीशन एंड स्टेडी स्टेट कंडीशन। इन तीनों में हमने क्या निकाला था, रिएक्टेंस निकाला था। अब हम वो देखेंगे कि पॉजिटिव सीक्वेंस करंट में वो तीन तरह के रिएक्टेंस कैसे आएंगे, उनके बीच में रिलेशन क्या होगा, फिर नेगेटिव सीक्वेंस करंट में क्या रिलेशन आएगा, फिर जीरो सीक्वेंस करंट में क्या रिलेशन, मतलब एक कैटेगरी के अंदर फिर 3 कैटेगरी आ गई, 3 कैटेगरी
पॉजिटिव सीक्वेंस करंट एक कैटेगरी हो गई, फिर उसके अंदर 3 कैटेगरी और आ गई, स्टेडी स्टेट, ट्रांजिएंट एंड सब ट्रांजिएंट। इसी तरह नेगेटिव सीक्वेंस करंट में, इस तरह जीरो सीक्वेंस करंट में। अब शुरू करते हैं वहाँ से। पॉजिटिव सीक्वेंस करंट, ठीक है। सबसे पहला केस जो लेंगे हम वो लेते हैं स्टेडी स्टेट कंडीशन। स्टेडी स्टेट कंडीशन, ठीक है। स्टेडी स्टेट कंडीशन में क्या देखा था हमने कि डैम्पर वाइंडिंग और फील्ड वाइंडिंग दोनों की करंट क्या हो गई थी, ज़ीरो हो गई थी वहाँ पे। आई डी डब्ल्यू इज इक्वल टू ज़ीरो एज वेल एज आई फील्ड वाइंडिंग इज इक्वल टू ज़ीरो। इसका क्या मतलब था कि आर्मेचर एमएमएफ जो जनरेट हो रहा था, जो भी एमएमएफ जनरेट हो रहा था वो डैम्पर वाइंडिंग से भी लिंक कर रहा था और फील्ड वाइंडिंग से भी लिंक कर सकता है। इन दोनों केसेस में वो डैम्पर वाइंडिंग से भी लिंक कर सकता है और फील्ड वाइंडिंग से भी लिंक कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि दोनों ही कंडीशन में डैम्पर वाइंडिंग की करंट जीरो हो गई है और फील्ड वाइंडिंग करंट जीरो हो गई। मीन्स अब इसकी वजह से जो फ्लक्स जनरेट हो रहा था और वो आर्मेचर एमएमएफ को अपोज कर रहा था, उससे लिंक करने के लिए वो ख़त्म हो गया। क्यों? क्योंकि ये दोनों जीरो हैं इस कंडीशन में, ठीक है। ये हमने पीछे लेक्चर में देखा हुआ है, ठीक है। अब अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और समझते हैं कि हमने सैलिएंट पोल, अभी हम जनरेटर को बनाते हैं पहले सैलिएंट पोल रोटर, एक हम पहले जनरेटर बनाते हैं यहाँ पे। ये हमारी डैम्पर वाइंडिंग है जो आपस में शॉर्ट सर्किटेड है पूरा, और ये हमारी फील्ड वाइंडिंग है, ठीक है। ये फील्ड वाइंडिंग है, ठीक। ये हमारा सैलिएंट पोल मशीन, सैलिएंट पोल हमने सिंक्रोनस जनरेटर बनाया है, रोटर सैलिएंट पोल टाइप का है, ठीक है। तो अब इसमें हमने मशीन में देखा हुआ, जब सैलिएंट पोल होता है रोटर तो इसकी दो एक्सिस होती हैं। एक क्या होती है, जैसे इस तरह से अगर हमारी फील्ड रैप्ड है तो ये डायरेक्शन में, जो इस डायरेक्शन में जो एक्सिस बनती है, इस एक्सिस के अलोंग जो रिएक्टेंस आता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्स क्यू, क्वाड्रेचर एक्सिस रिएक्टेंस। और इस एक्सिस और इस फील्ड वाइंडिंग के परपेंडिकुलर जो ऐसे बनती है वो हम लोग क्या कहते हैं, एक्स डी, डायरेक्ट एक्सिस रिएक्टेंस। एक्स क्यू क्या है, एक्स क्यू, पहले ये समझिएगा, एक्स क्यू रिएक्टेंस व्हेन आर्मेचर एमएमएफ एफ ए along क्यू एक्सिस। ये वाली जो एक्सिस बन रही है इसे हम कहते हैं क्यू एक्सिस, और इसे हम लोग क्या कहते हैं, डी एक्सिस, डायरेक्ट एक्सिस एंड क्वाड्रेचर एक्सिस, क्यू एक्सिस, ठीक है। इसी तरह एक्स डी क्या होता है, रिएक्टेंस व्हेन आर्मेचर एमएमएफ अलोंग डी एक्सिस। ये हमने मशीन में, ये आपने देखा होगा, ठीक है, मशीन में ये आता है, ये टर्म आते हैं, डायरेक्ट एक्सिस और क्वाड्रेचर एक्सिस का, ठीक है। अब इसको हम यहाँ से हटा दे रहे हैं। ये समझिए, ये हो गया हमारा, हमें यहाँ पे दो रिएक्टेंसेस देखने होंगे। एक तो डायरेक्ट एक्सिस वाला रिएक्टेंस देखना होगा कब, जब आर्मेचर एमएमएफ अलोंग डी एक्सिस है, तो डी एक्सिस इसकी इस साइड में है, फिर इस साइड में है, ठीक है। तो आर्मेचर एमएमएफ क्या होगा, आर्मेचर एमएमएफ इस तरह हो जाएगा, आर्मेचर एमएमएफ डी एक्सिस के अलोंग ट्रेवल करेगा। लेकिन अब यहाँ पे देखिएगा एक चीज़,
अच्छा पहले दोनों बना देते हैं, एक क्यू के लिए और एक डी के लिए, दो फिगर बनाते हैं हम सिंक्रोनस जनरेटर के लिए, ठीक है। ये हमारी फील्ड वाइंडिंग हो, ये हुई। अब देखिएगा आर्मेचर एमएमएफ कहाँ कहाँ, एक तो डी एक्सिस के लॉन्ग होगा और एक क्यू एक्सिस के लॉन्ग होगा, ठीक है। तो पहले केस में हम डी एक्सिस वाला आर्मेचर एमएमएफ बनाते हैं। अब इसमें ट्रेवल कैसे करेगा ये देखिएगा। कंडीशन क्या है, स्टेडी स्टेट कंडीशन है, मीन्स ये डैम्पर वाइंडिंग से भी, क्योंकि दोनों करंट जीरो है तो डैम्पर वाइंडिंग से भी लिंक कर सकता है और फील्ड वाइंडिंग से भी लिंक कर सकता है। तो यहाँ पे आर्मेचर एमएमएफ की डायरेक्शन जो आएगी इस तरह ये ट्रेवल करेगा आर्मेचर एमएमएफ। ये हो गया फाई ए, ठीक है। ये हमारे आर्मेचर एमएमएफ की डायरेक्शन हो गई। आर्मेचर एमएमएफ इस तरह से डैम्पर वाइंडिंग को भी लिंक करेगा और फील्ड वाइंडिंग को भी लिंक करता हुआ निकलेगा, ठीक है। अब क्वाड्रेचर एक्सिस के लॉन्ग जो आर्मेचर एमएमएफ जनरेट होगा, आर्मेचर एमएमएफ ट्रेवल करेगा, वो कैसे करेगा, उसका पाथ क्या होगा, उसका पाथ ऐसे होगा। ठीक है, ये फाई ए हो गया, दो बने। अब ये जो आर्मेचर एमएमएफ ट्रेवल कर रहा है, इसके जब डी एक्सिस के लॉन्ग ट्रेवल कर रहा है तो उस वक्त जो रिएक्टेंस बनेगा हमारा, उसे हम क्या कहेंगे, एक्स डी कहेंगे, ये हमने लिखा हुआ है। और इस क्वाड्रेचर एक्सिस के अलॉन्ग जो ट्रेवल कर रहा है आर्मेचर एमएमएफ, तब क्या हमारा बनेगा रिएक्टेंस, वह एक्स क्यू का बनेगा। अब इनमें कंपैरिजन करते हैं हम कि कौन बड़ा और कौन छोटा। पहले ये देखिएगा, यहाँ पे पाथ, यहाँ पे अगर एयर गैप की बात करें हम तो इसके लिए डी एक्सिस के लिए एयर गैप ये है और क्यू एक्सिस के लिए एयर गैप ये है, ठीक है। ये दो एयर गैप हैं। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग क्या देखते हैं कि पहले चूंकि आर एल रिलक्टेंस के लिए आर एल लिख देते हैं, आर एल डी और आर एल क्यू में कंपैरिजन करते हैं रिलक्टेंस। यहाँ पे देखिएगा एयर गैप क्या है, इस वाले केस में डी वाले केस में कम है और क्यू वाले केस में ज़्यादा है। तो क्योंकि एयर गैप ज़्यादा है तो रिलक्टेंस वहाँ पे ज़्यादा होगा। मीन्स अगर इसको देखें तो आर एल डी रिलक्टेंस व्हेन डायरेक्ट एक्सिस जो रिलक्टेंस है आर्मेचर जब एमएमएफ डी एक्सिस के लॉन्ग ट्रेवल कर रहा है तो जो उसे रिलक्टेंस मिल रहा है वो कम है किससे, क्वाड्रेचर एक्सिस के रिलक्टेंस से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एयर गैप ज़्यादा है। ये देखिएगा, इसका एयर गैप ये है और इसका एयर गैप ये है, ठीक है। तो अगर अब हमने ये देखा था कि x इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर एल, रिलक्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है हमारा रिएक्टेंस। क्यों? क्योंकि L इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर एल एंड x इज प्रोपोर्शनल टू L, x इज इक्वल टू ओमेगा L होता है। तो ये है, ठीक है। मतलब अगर आर एल डी कम है तो एक्स एल या एक्स डी ज़्यादा होगा किससे, एक्स क्यू से। पहला हमें रिजल्ट ये मिलता है कि डायरेक्ट एक्सिस पे स्टेडी स्टेट रिएक्टेंस क्वाड्रेचर एक्सिस के स्टेडी स्टेट रिएक्टेंस से ज़्यादा होगा। इस रिजल्ट को हम यहाँ पे लिखते हैं पहले, एक्स डी इज ग्रेटर देन एक्स क्यू, ठीक है। और ये किस केस में है, सिलेंड्रिकल के सैलिएंट पोल, ठीक है। अगर हम ये हमारा सिलेंड्रिकल रोटर होता तो क्या होता, सिलेंड्रिकल रोटर होता हमारा तो एयर गैप तो सब जगह बराबर होता, तो उस वक्त क्या होता, एक्स डी इज इक्वल टू एक्स क्यू फॉर
सिलेंड्रिकल रोटर। ठीक है, पहला हमें रिजल्ट क्या मिला कि स्टेडी स्टेट में डायरेक्ट एक्सिस रिएक्टेंस ज़्यादा होता है क्वाड्रेचर एक्सिस रिएक्टेंस से। ठीक है, पहला रिजल्ट हमें ये मिला। अब हम बात करेंगे, अब ये स्टेडी स्टेट हो गई, अब हम बात करेंगे ट्रांजिएंट के लिए। ट्रांजिएंट कंडीशन में क्या होगा, इसको यहाँ से बढ़ाते हैं। ट्रांजिएंट स्टेट कंडीशन में क्या होगा, ट्रांजिएंट कंडीशन में जो होगा वो होगा आपका, ट्रांजिएंट कंडीशन में क्या होता था, डैम्पर वाइंडिंग पे करंट जीरो थी लेकिन फील्ड वाइंडिंग में करंट जीरो नहीं थी। मींस डैम्पर वाइंडिंग से तो आर्मेचर एमएमएफ लिंक कर सकता था लेकिन फील्ड वाइंडिंग से लिंक नहीं कर सकता है। ठीक है, तो इसको अब समझते हैं। इसके लिए अब आर्मेचर एमएमएफ की बनाते हैं पाथ। आर्मेचर एमएमएफ का पाथ क्या होगा, ठीक है, या आर्मेचर फ्लक्स का पाथ क्या होगा। तो इसके लिए समझिए, देखिएगा ये हमारा डैम्पर वाइंडिंग है पूरी, ये फील्ड वाइंडिंग रैप्ड है इस पे, और ये भी डैम्पर वाइंडिंग सॉरी शॉर्टेड है। ठीक है, अब हमें क्या देखना है, जो डायरेक्ट एक्सिस वाला एमएमएफ है या फ्लक्स है वो ट्रेवल कैसे करेगा, उसका ट्रेवल पाथ क्या होगा। देखिए डैम्पर वाइंडिंग की करंट जीरो है, मींस इससे डैम्पर वाइंडिंग से लिंक कर सकता है लेकिन फील्ड वाइंडिंग से लिंक नहीं कर सकता है। ठीक है, इसको हम यहाँ देखते हैं, पहले डी एक्सिस वाला बनाते हैं, डी एक्सिस वाला। ठीक है, तो डी एक्सिस के लिए डैम्पर वाइंडिंग से इसने लिंक किया लेकिन फील्ड वाइंडिंग से ये लिंक नहीं करेगा। ये अब डायरेक्ट इसकी जो ट्रेवल पाथ है ये है फ्लक्स का। ठीक है, यहाँ देखिए डैम्पर वाइंडिंग से तो लिंक कर रहा है, इसको यहाँ पे इतना आयरन मिल जा रहा है लेकिन बाकी ये पूरा एयर गैप से ट्रेवल कर रहा है, फील्ड वाला नहीं कर पा रहा है। अब क्वाड्रेचर एक्सिस की अगर हम बात करें तो क्वाड्रेचर एक्सिस में एक ट्विस्ट आएगा। क्वाड्रेचर एक्सिस में ये है फील्ड वाइंडिंग से लिंक नहीं कर सकता है। यहाँ पे देखने में क्या लग रहा है आपको, क्या ये फ्लक्स, अभी क्वाड्रेचर एक्सिस यही है तो इसी तरह ट्रेवल करना चाहिए इसको, क्या ये फ्लक्स फील्ड वाइंडिंग से लिंक कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये देखिए फिगर से देखने में लग रहा है कि हाँ भाई लिंक कर रहा है लेकिन नहीं, ये सही नहीं है। इसको समझने के लिए पहले ये समझिए कि जैसे हमारे यहाँ एक कॉइल इस तरह से है, ठीक है, कॉइल है ये फील्ड वाइंडिंग मान लीजिए कॉइल के फॉर्म में है और फ्लक्स डेंसिटी B इस डायरेक्शन में कितने एंगल पे, साई एंगल पे। तो अगर इस कॉइल से हम फ्लक्स लिंकेज निकालते हैं, फाई इज इक्वल टू क्या होता है, BA cos साई, यही होता है। अगर ये एंगल 90 हो जाता है, मीन्स ये अगर ये एंगल साई इज इक्वल टू 90 हो जाता है, ये अगर एंगल 90 हो जाता है तब क्या आता है फ्लक्स लिंकेज, फाई इज इक्वल टू BA इंटू कॉस 90। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 0। क्या मतलब हुआ, अगर ये इस डायरेक्शन में हमारा फ्लक्स जा रहा है या फ्लक्स ट्रेवल कर रहा है तो फ्लक्स लिंकेज उस समय क्या है, उस कॉइल से 0 है। वही केस देखिए यहाँ बन रहा है, कॉइल ऐसे रैप्ड है, फ्लक्स इधर से जा रहा है तो यहाँ पे फील्ड वाइंडिंग से ये लिंक नहीं कर रहा है। जैसे यहाँ पे मैंने समझाया, अगर यही फ्लक्स ऐसे जाता तब ये कॉस साइज इक्वल टू 0 होता, फिर ये BA हो जाता, फिर ये लिंक करता। लेकिन अगर ये पूरा परपेंडिकुलर जा रहा है 90 डिग्री पे तो ये लिंक नहीं कर रहा है। इस फिगर से समझने का मतलब यही है, इसको ज़रा सा ध्यान से समझिएगा क्योंकि देखने में तो लग रहा है कि फील्ड वाइंडिंग पे लिंक कर रहा है लेकिन एक्चुअल में अगर आप कॉन्सेप्ट के हिसाब से देखते हैं तो ये लिंक नहीं कर रहा है, जो कि सही है। ठीक है, तो अच्छा अब इसको एक चीज़ और क्लियर करते हैं।
अभी हमने स्टडी स्टेट में यही फिगर बनाया था, वहाँ पे हमने कहा फील्ड वाइंडिंग पे करंट 0 है, मतलब वहाँ पे लिंक करना चाहिए। लेकिन फ्लक्स को ज़रूरी नहीं है कि वो फील्ड वाइंडिंग को लिंक ही करे, कर सकता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो फील्ड वाइंडिंग या डैम्पर वाइंडिंग को लिंक करे। हमेशा फ्लक्स लो रिलक्टेंस पाथ को प्रिफर करता है। अगर चूंकि यहाँ से जा रहा था, इसे लो रिलक्टेंस, इतना आयरन इसे मिल रहा था, अगर यही फ्लक्स मान लीजिए ऐसे करके इधर से जाता और इधर से ऐसे निकलता हुआ जाता, तो इसको एयर गैप यहाँ पे और यहाँ पे मिल जाता, और ये दोनों एयर गैप मिला के लगभग इसके पहले वाले एयर गैप बराबर होते हैं। ठीक है, R इज इक्वल टू आर आई प्लस आर ए। ठीक है, तो पहले केस में क्या है कि इसे टोटल एयर गैप आर ए का है, पूरा एयर गैप इसे यहाँ पे ये एयर गैप है और ये एयर गैप है। अगर यहाँ से जाता तो ये एयर गैप तो उतना ही बना रहता, लेकिन इसे उसमें आयरन का भी रिलक्टेंस आ जाता, ये RL बढ़ जाता। तो इस केस में अगर ये इधर से ट्रेवल करता, फील्ड वाइंडिंग को लिंक करने के चक्कर में अगर ये इधर से भागता तो उसको रिलक्टेंस बढ़ जाता, और फ्लक्स कभी नहीं चाहता कि वो हायर रिलक्टेंस से जाए। जहाँ आसान रास्ता होगा वहीं से, फ्लक्स के लिए सबसे बड़ी अड़चन होती है रिलक्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पे रिलक्टेंस बढ़ जा रहा था, इसलिए इधर से ट्रेवल ना करके ये इधर से ट्रेवल कर फील्ड वाइंडिंग को उस केस में भी लिंक नहीं कर रहा था। अब बात करते हैं डैम्पर वाइंडिंग की। क्या डैम्पर वाइंडिंग पे लिंक कर रहा है? डैम्पर वाइंडिंग की अगर बात करें हम, जैसे रॉड है, डैम्पर वाइंडिंग क्या है? रॉड है हमारी। ठीक है, तो अगर फ्लक्स इसे इस तरह से रोटेट कर रहा है चारों तरफ, मान लीजिए इसका अगर क्रॉस सेक्शन देखिए, ऐसे क्रॉस सेक्शन ही हो गया मान लीजिए इस रॉड का, तो फ्लक्स अगर ऐसे रोटेट कर रहा है इसके चारों तरफ, तब ये डैम्पर वाइंडिंग को लिंक कर रहा है। ठीक है, लेकिन अगर यही फ्लक्स एक ही तरफ से ऐसे इसको क्रॉस ना करके टोटली ऊपर ही रह गया, मतलब ये कहने का मतलब ये इस तरह से ही अगर रह गया, तो ये लिंक डैम्पर वाइंडिंग को नहीं कर रहा है। जो ब्लैक पेन से बनाया है मैंने, ये लिंक कर रहा है, लेकिन ये जो ब्लू पेन से बनाया है ये मैंने, क्योंकि रॉड अगर है और फ्लक्स ऐसे यूं ही अगर लिंक कर रहा है, अगर ऐसे ही अगर रोटेट कर रहा है, ऐसे ही अगर रोटेट कर रहा है रॉड के इसी साइड में, ये पेन के इसी साइड में, तो ये डैम्पर वाइंडिंग से लिंक नहीं कर रहा है। अगर ये पूरा ये कवर कर रहा है, इसके क्रॉस सेक्शन को ले रहा है पूरा, तब ये लिंक करेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे देखिए यही केस क्या बन रहा है कि डैम्पर वाइंड ये इधर से जा रहा था, ये जा रहा था, रॉड ऐसे है, ठीक है, फ्लक्स ऐसे आया, फिर ऐसे गया, फिर ये ऐसे आया, फिर ऐसे गया, तो मतलब ये पूरा लिंक कर रहा है, इसको क्रॉस सेक्शन को पूरा ले रहा है। तो डैम्पर वाइंडिंग से तो लिंक कर रहा है, लेकिन फील्ड वाइंडिंग से लिंक नहीं कर रहा है। मतलब स्टेडी स्टेट कंडीशन और ट्रांजिएंट कंडीशन दोनों में ही क्वाड्रेचर एक्सिस की कंडीशन का केस सेम है। ठीक है, दोनों में ही फील्ड वाइंडिंग से तो लिंक नहीं कर रहा है, लेकिन डैम्पर वाइंडिंग से लिंक कर रहा है। ठीक, अब हम देखते हैं इसको। अब यहाँ पे हम देखेंगे फिर से डायरेक्ट एक्सिस का जो रिएक्टेंस आएगा आर डी, रिलक्टेंस आर एल डी और आर एल क्यू। ठीक है, अब इन दोनों फिर से देखिए कि रिलक्टेंस क्या है। देखिएगा यहाँ पे एयर गैप इसको है और यहाँ भी एयर गैप है। ठीक है, क्योंकि हमें इसकी कोई डायमेंशन नहीं पता है इस रोटर की। ठीक है, तो यहाँ पे इसे थोड़ा सा आयरन पाथ मिला है, यहाँ भी थोड़ा सा आयरन पाथ मिला है, बाकी एयर गैप है। यहाँ भी इसे थोड़ा सा आयरन पाथ मिला है, बाकी एयर गैप है। तो ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू होता है। ठीक है, क्वाड्रेचर एक्सिस का रिलक्टेंस और डायरेक्ट एक्सिस का रिलक्टेंस ट्रांजिएंट के केस में बराबर होता है। तो इस हिसाब से एक्स डी ये डैश में आएगा, ट्रांजिएंट में डैश में एक्स डी डैश इज इक्वल टू एक्स क्यू डैश। ठीक है, ये हो गया। अगर यही सिलेंड्रिकल रोटर होता तो तब भी बराबर था, क्योंकि एयर गैप का तब कोई चक्कर ही नहीं था। तो ये क्या मतलब हुआ, एक्स डी डैश इज अप्रॉक्सीमेटली इज इक्वल टू एक्स क्यू डैश। ये किसके लिए, सैलिएंट पोल के लिए। और एक्स डी डैश इज इक्वल टू एक्स क्यू डैश सिलेंड्रिकल के लिए भी यही बनेगा। ठीक है, अब एक कंपैरिजन अभी और है यहाँ पे।
एक कंपैरिजन अभी और क्या है कि ये हमने ट्रांजिएंट के लिए अलग निकाल लिया और स्टडी स्टेट के लिए अलग निकाल लिया, ये दोनों ये हमारे रिजल्ट आ गए दोनों। लेकिन अब हम एक कंपैरिजन और करेंगे कि ट्रांजिएंट में और स्टडी स्टेट में क्या कंपैरिजन है, ट्रांजिएंट में और स्टडी स्टेट में क्या कंपैरिजन है वो देखिएगा। अगर हम बात करें डायरेक्ट एक्सिस के लिए बात करते हैं अभी हम, ठीक है, तो RLD मतलब रिलक्टेंस व्हेन ट्रांजिएंट कंडीशन एट डायरेक्ट एक्सिस, RLD डैश मतलब ये स्टडी स्टेट कंडीशन में रिलक्टेंस एट स्टडी स्टेट कंडीशन डायरेक्ट एक्सिस पे और डी एक्सिस पे, रिलक्टेंस इन ट्रांजिएंट कंडीशन डी एक्सिस पे, ठीक है। तो अब इसको फिर से हम, ये हमारा कौन सा पाथ बना हुआ है, अभी हमारा ये पाथ बना हुआ है किसका, ये ट्रांजिएंट के लिए बना हुआ है, अभी हमने बनाया था। अब अगर जैसे हमने पीछे बनाया हुआ था स्टडी स्टेट के लिए जो पाथ बना था हमारा फ्लक्स का, वो कुछ इस तरह बना था, ऐसे कुछ बना हुआ था, ठीक है। तो ये हमारा फाई डैश और ये फाई ए, ठीक है। रेड कलर वाला जो पेन चलाया है मैंने, फ्लक्स का पाथ बनाया है, वो स्टडी स्टेट कंडीशन में था, जहाँ पे वो डैम्पर वाइंडिंग और फील्ड वाइंडिंग दोनों को लिंक कर रहा था। लेकिन ट्रांजिएंट कंडीशन में डैम्पर वाइंडिंग से तो लिंक कर सकता है, लेकिन फील्ड वाइंडिंग से लिंक नहीं कर सकता। तो अब यहाँ पे एयर गैप देखिएगा, पहले कंडीशन है जब ट्रांजिएंट कंडीशन है तो पूरा आयरन है, और पहले के केस में जब स्टडी स्टेट कंडीशन है तो पूरा आयरन है, ठीक है। दूसरे केस में जब ट्रांजिएंट कंडीशन है तो इतना पोर्शन, ये वाला पोर्शन फील्ड वाइंडिंग वाला पोर्शन, इसको एयर मिल रहा है, मींस इसका रिलक्टेंस ज़्यादा है, ट्रांजिएंट कंडीशन में रिलक्टेंस ज़्यादा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि एयर गैप ज़्यादा है। यहाँ पे ये चीज़ देखिएगा, इसको समझिएगा, समझ लेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। यहाँ पूरा उसे आयरन मिल रहा था, स्टडी स्टेट कंडीशन है, ट्रांजिएंट कंडीशन में डैम्पर से तो लिंक कर रहा था लेकिन फील्ड नहीं कर पाता, मतलब ये बाहर से जा रहा था, तो ये इसे एयर मिल रहा था। जब एयर आ गया तो एयर का रिलक्टेंस ज़्यादा होता है आयरन से, तो ट्रांजिएंट कंडीशन में हमारा रिलक्टेंस डी एक्सिस पे ज़्यादा है। तो इसका क्या मतलब हुआ, XD इज ग्रेटर देन XD डैश। क्यों? क्योंकि रिलक्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है हमारा रिएक्टेंस, रिलक्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है हमारा रिएक्टेंस, ठीक है। इसको हम यहाँ पे नोट डाउन कर देते हैं यहाँ पे भी। XD इज ग्रेटर देन XD डैश, इस वाले से, ठीक है, रिजल्ट से। अब XQ के लिए बात करते हैं। अगर हम XQ में देखिएगा, चूंकि एयर गैप, यही फिगर हमारा उसके लिए बना था स्टडी स्टेट के लिए, और यही फिगर हमारा बना है ट्रांजिएंट के लिए। दोनों ही केस में आर्मेचर एमएमएफ या फ्लक्स इसी तरह ट्रेवल कर रहा था, यही पाथ था इसका, तो इसका बराबर ही आएगा, ठीक है। XQ इज इक्वल टू XQ डैश, ठीक है। ये आ गया हमारा, हमने कंपेयर कर दिया किसमें किसमें, ट्रांजिएंट और स्टडी स्टेट में। देखिएगा हमने अभी तक क्या किया, हमने किया पहले लिया एक केस पॉजिटिव सीक्वेंस करंट, उसमें पहला केस लिया स्टडी स्टेट। स्टडी स्टेट में हमने निकाला डायरेक्ट एक्सिस रिएक्टेंस और क्वाड्रेचर एक्सिस रिएक्टेंस, दोनों में देखा कि डायरेक्ट एक्सिस वाला रिएक्टेंस हमारा ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे रिलक्टेंस हमारा कम हो जा रहा था, एयर गैप वहाँ पे कम था। फिर सिलेंड्रिकल के लिए एयर गैप का कोई झंझट नहीं था, इसलिए ये बराबर ही होता है। फिर सैलिएंट पोल में हमने ट्रांजिएंट के लिए निकाला, ये हमने देखा कि दोनों में एयर गैप लगभग बराबर है, क्योंकि वहाँ भी एयर था और दोनों ही केस में हमें एयर मिल रहा था, ठीक है। और यहाँ पे चूँकि सिलेंड्रिकल में कोई एयर गैप का चक्कर नहीं, इसलिए बराबर। अब यहाँ पे हमने फिर ट्रांजिएंट एज वेल एज स्टडी स्टेट दोनों में कंपेयर किया, तो हमने देखा कि डायरेक्ट एक्सिस का जो ट्रांजिएंट रिएक्टेंस है, स्टडी स्टेट रिएक्टेंस है, वो ज़्यादा है किससे, डायरेक्ट एक्सिस के ट्रांजिएंट रिएक्टेंस से। लेकिन क्वाड्रेचर एक्सिस का जो स्टडी स्टेट रिएक्टेंस है वो बराबर है क्वाड्रेचर एक्सिस के
ट्रांजिएंट रिएक्टेंस के, ये हमें रिजल्ट्स मिलते जा रहे हैं। अब अगला केस क्या है हमारा, सब ट्रांजिएंट का केस बनता है। सब ट्रांजिएंट कंडीशन में क्या होता है, सब ट्रांजिएंट कंडीशन में दोनों से ही लिंक नहीं कर पाएगा, दोनों में ही करंट जीरो नहीं होती है। ठीक है, तो इसके लिए अब आर्मेचर एमएमएफ का पाथ बनाते हैं। किस तरह बनेगा, ठीक है, ये फील्ड वाइंडिंग हो गई, ये आपका डैम्पर वाइंडिंग हो गई। अब इसमें क्या हो सकता था, डायरेक्ट एक्सिस वाले में, डायरेक्ट एक्सिस में जो हमारा बनेगा, इसमें डायरेक्ट एक्सिस आर्मेचर में कैसे पाथ होगा इसका, ये पाथ ऐसे होगा, ना ही डैम्पर वाइंडिंग से लिंक कर पाएगा और ना ही फील्ड वाइंडिंग से लिंक करेगा। ये इस तरह से इसका पाथ होगा, ना ही डैम्पर वाइंडिंग से लिंक करेगा और ना ही फील्ड वाइंडिंग से लिंक करेगा, क्योंकि दोनों की करंट अभी जीरो नहीं हुई है, सेटलिंग टाइम नहीं पहुंचा है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया ये हो गया फाई ए डबल डैश, सब ट्रांजिएंट के लिए डबल डैश। ठीक है, अब इसी तरीके से हम बनाते हैं क्वाड्रेचर एक्सिस के लिए। फ्रेंड्स, मेरी ड्राइंग बहुत पूरा है, आप उस पर ध्यान मत दीजिएगा, बस कॉन्सेप्ट समझिएगा। ये फील्ड वाइंडिंग हो गई। ठीक है, अब क्वाड्रेचर एक्सिस पे किस तरह से ये ट्रेवल करेगा, यहाँ पे फाई ए डबल डैश, देखिएगा डायरेक्ट एक्सिस पे तो ये ना डैम्पर वाइंडिंग से कर सकता है लिंक अप, ना ही फील्ड वाइंडिंग से। यहाँ पे भी ना ही ये डैम्पर वाइंडिंग से लिंक करेगा, ना ही फील्ड वाइंडिंग से। इसके लिए पाथ क्या होगा, डैम्पर ऐसे जा रहा था तो डैम्पर वाइंडिंग लिंक कर रहा था, अब जो पाथ बनेगा इसका, ये इस तरह से पाथ बनेगा इसका, ये फाई ए डबल डैश, ना ही डैम्पर से लिंक करेगा और ना ही फील्ड से लिंक करेगा। ठीक है, ये हो गया फाई ए डबल डैश। तो यहाँ पे अब देखिएगा पाथ, अब यहाँ पे फिर से रिलक्टेंस देखते हैं हम लोग, चूंकि डायरेक्ट आर एल डी डबल डैश और आर एल क्यू डबल डैश, देखिए डायरेक्ट एक्सिस पे भी टोटल एयर गैप है और क्वाड्रेचर एक्सिस भी टोटल एयर गैप है, कहीं पे भी आयरन नहीं मिल रहा है दोनों में, तो ये लगभग बराबर। तो एक्स डी डबल डैश इज इक्वल टू एक्स क्यू डबल डैश। पहला क्या मिल गया हमें रिजल्ट, डायरेक्ट एक्सिस का रिएक्टेंस सब ट्रांजिएंट कंडीशन में बराबर है क्वाड्रेचर एक्सिस के रिएक्टेंस से सब ट्रांजिएंट कंडीशन में। इसको यहाँ लिख लेते हैं, एक्स डी डबल डैश इज इक्वल टू एक्स क्यू डबल डैश। अब यही अगर सिलेंड्रिकल में होगा तो वहाँ पे कोई एयर गैप का चक्कर ही नहीं, तो वो तब भी बराबर होगा। मतलब ये हो गया सैलिएंट एंड सिलेंड्रिकल दोनों के लिए ये है। ठीक है, ये तो हो गया इस पर्टिकुलर केस में, सब ट्रांजिएंट केस में। अब हम इस सब ट्रांजिएंट को कंपेयर करते हैं अपने ट्रांजिएंट वाले केस से और ट्रांजिएंट वाले केस से और स्टेडी स्टेट वाले केस से। तो अब देखिएगा
ये तो सब ट्रांजिएंट का बन गया। अब इसके बाद चलते हैं ट्रांजिएंट में। ट्रांजिएंट में क्या था कि डैम्पर वाइंडिंग से, पहले डी एक्सिस पे बात करते हैं हम, इस वाले को कंसंट्रेट करिएगा। यहाँ पे फील्ड वाइंडिंग से तो ये लिंक, डैम्पर वाइंडिंग से तो लिंक कर सकता है, लेकिन फील्ड वाइंडिंग से लिंक नहीं कर सकता। तो ये मतलब इसका पाथ जो बना था इस तरह बना था। ठीक है, ये हमारा था फाई ए डैश। ठीक है, ये सब ट्रांजिएंट का पाथ हो गया फ्लक्स का, ये ट्रांजिएंट का पाथ हो गया। यहाँ पे डैम्पर वाइंडिंग भी लिंकअप नहीं है और फील्ड वाइंडिंग भी लिंकअप नहीं। यहाँ पे डैम्पर वाइंडिंग तो लिंक है लेकिन फील्ड वाइंडिंग लिंक नहीं है। ठीक है, अब तीसरा जो केस बनता था स्टेडी स्टेट का, उसमें क्या था, डैम्पर वाइंडिंग और फील्ड वाइंडिंग दोनों ही लिंक कर रहे थे। तो ये टोटली आयरन से जा रहा था ऐसे। तो ये हमारा कौन सा बन रहा था, फाई ए। ठीक है, अब डायरेक्ट एक्सिस के लिए अगर हम यही बात करें, अभी हम इसी पे बात कर रहे हैं डायरेक्ट एक्सिस पे। ठीक है, तो अब रिलक्टेंस की जब बात करते हैं हम लोग, रिलक्टेंस किस केस में, आर एल डी, फिर आर एल डी डैश, फिर आर एल डी डबल डैश, सब ट्रांजिएंट के लिए। देखिएगा सबसे कम रिलक्टेंस कहाँ पे है, सबसे कम रिलक्टेंस जो है स्टेडी स्टेट वाले में। क्यों, क्योंकि टोटली आयरन पर है, फील्ड वाइंडिंग भी ले रहा है और डैम्पर वाइंडिंग भी ले रहा है। सबसे कम ये हो गया। फिर उससे ज़्यादा कौन सा है, ट्रांजिएंट वाला, लेकिन ट्रांजिएंट वाला कम किससे है, सब ट्रांजिएंट से रिलक्टेंस। तो ये रिलक्टेंस की हम बात कर रहे हैं। देखिएगा क्यों, क्योंकि यहाँ पे एयर पाथ सबसे कम किस में है, एयर पाथ सबसे कम ट्रांजिएंट में है, स्टेडी स्टेट में है। फिर उससे ज़्यादा किस में है, फिर ट्रांजिएंट में, फिर उससे ज़्यादा किस में है, सब ट्रांजिएंट में है। तो इससे क्या आ जाएगा, एक्स डी इज ग्रेटर देन एक्स डी डैश इज ग्रेटर देन एक्स डी डबल डैश। ये हमें मिला, यही रिजल्ट हमें पीछे भी मिला जब हम बात किए थे कि ट्रांजिएंट रिएक्टेंस, स्टेडी स्टेट रिएक्टेंस ज़्यादा होता है किससे, ट्रांजिएंट रिएक्टेंस, और ट्रांजिएंट रिएक्टेंस किससे ज़्यादा होता है, सब ट्रांजिएंट रिएक्टेंस से। वो चीज़ भी यहाँ पे आ जाती है डायरेक्ट एक्सिस के लिए, वही रिजल्ट मिल रहा है हमें। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिखा था एक्स डी इज ग्रेटर देन एक्स डी डैश एंड एक्स डी डैश इज ग्रेटर देन एक्स डी डबल डैश। ठीक है, अब ये हो गया डायरेक्ट एक्सिस के लिए बात। अब हम बात करते हैं क्वाड्रेचर एक्सिस पे। अब क्वाड्रेचर एक्सिस के लिए पाथ बनाते हैं। तो ये सब ट्रांजिएंट के लिए है। अब अगर हम ट्रांजिएंट और उसमें ट्रांजिएंट और स्टेडी स्टेट में कैसे बन रहा था पाथ फ्लक्स का, ये इसी तरीक़ा से था। ठीक है, इसको आप मान लीजिए यहाँ पे फाई, क्या लिया यहाँ पे, फाई ए। ठीक है, स्टेडी स्टेट के लिए। और ये रेड कलर से हम बना देते हैं इसको ट्रांजिएंट के लिए। ये हो गया फाई ए डैश। अब यहाँ पे देखिएगा एयर गैप, एयर गैप हम देखेंगे आर एल क्यू, या रिलक्टेंस कहते हैं हम, आर एल क्यू डैश, आर एल क्यू डबल डैश। ठीक है, तो रिलक्टेंस सबसे कम किस में, या रिलक्टेंस पहले देखिए यहाँ पे जो सब ट्रांजिएंट वाला है इसमें टोटली एयर है, तो सबसे ज़्यादा रिलक्टेंस इसका होगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा रिलक्टेंस सब ट्रांजिएंट वाले को, क्योंकि इसे कहीं भी आयरन नहीं मिल रहा है। इसका पाथ ऐसे है, पूरा एयर गैप से पूरा एयर से जा रहा है। ठीक है, अब इन दोनों को देखिएगा, इन दोनों का पाथ सेम है, हमने पहले भी देखा कि पाथ सेम है, तो ये दोनों का रिलक्टेंस बराबर है। तो x, इससे क्या हुआ, एक्स डी एक्स क्यू इज इक्वल टू एक्स क्यू डैश बट लेसर देन एक्स क्यू बट ग्रेटर देन, क्यों, रिलक्टेंस के इन्वर्सली पोजिट, बट ग्रेटर देन एक्स क्यू डबल डैश। हमें अगला रिजल्ट ये मिला कि सब ट्रांजिएंट का क्वाड्रेचर एक्सिस का रिएक्टेंस सब ट्रांजिएंट कंडीशन में सबसे कम होता है, लेकिन ट्रांजिएंट और स्टेडी स्टेट कंडीशन में बराबर होता है। इस तरह याद करिएगा कि डायरेक्ट एक्सिस का रिएक्टेंस सब ट्रांजिएंट में सबसे कम, फिर ट्रांजिएंट का आया उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा किसका आया, स्टेडी स्टेट का। क्वाड्रेचर एक्सिस में देखिएगा तो सब ट्रांजिएंट का सबसे कम, जैसे पहले वाला रिजल्ट, लेकिन
ट्रांजिएंट और स्टेडी स्टेट में बराबर, यहाँ पे फ़र्क है, यही चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक्स क्यू इज़ ग्रेटर देन एक्स क्यू डैश। ये दो रिजल्ट हमें मिलते हैं डायरेक्ट एक्सिस और क्वाड्रेचर एक्सिस के लिए, जब कि तीनों कंडीशन बात करते हैं हम, जब ट्रांजिएंट, सब ट्रांजिएंट और स्टेडी स्टेट। तो ये अभी अब तक हमने देखा पॉजिटिव सीक्वेंस करंट्स के लिए, ठीक है। मतलब अच्छा, मैं एक चीज़ बताना भूल गया था कि जो पॉजिटिव सीक्वेंस करंट होती हैं हमारी, वो बैलेंस कंडीशन में केवल पॉजिटिव सीक्वेंस करंट ही फ्लो करती हैं। बैलेंस्ड अगर सिस्टम हमारा है तो पॉजिटिव सीक्वेंस करंट ही फ्लो करती है। ये पूरी स्टडी हम जब मशीन में करते हैं तो वहाँ यही मान के चलते हैं कि सिस्टम हमारा बैलेंस्ड है। लेकिन अनबैलेंस सिस्टम में जहाँ कहीं फॉल्ट वगैरह होता है, अनसिमेट्रिकल फॉल्ट हो जाता है, तो वहाँ पे अनबैलेंस कंडीशन में निगेटिव सीक्वेंस करंट और जीरो सीक्वेंस करंट भी जनरेट हो सकती हैं, प्रोड्यूस हो सकती हैं। तो अब उसमें हम देखते हैं कैसे ये रिएक्टेंसेस आएंगे, उन केसेस में क्या होगा, ठीक है। निगेटिव सीक्वेंस करंट, इसके लिए जब फॉर्मूला वो बनाते हैं डायग्राम, वो कुछ इस तरह बनेगा। यहाँ पे देखिएगा क्या था, यहाँ पे आर्मेचर एमएमएफ एस ए, मान लीजिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है एनएस स्पीड पे, ठीक है। और रोटर जो रोटेट कर रहा है वो एनआर इज इक्वल टू एनएस पे एंटी क्लॉक में रोटर रोटेट कर रहा है। रोटर की डायरेक्शन एंटी क्लॉक है और आर्मेचर एमएमएफ एफए की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है। यही तो होता है निगेटिव सीक्वेंस करंट में। निगेटिव सीक्वेंस करंट में दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होती है, ठीक है। तो अब हम इस पे अगर डायरेक्ट एक्सिस का रिएक्टेंस बना, डायरेक्ट एक्सिस का अगर बनाएंगे, ये आ जाएगा ऐसे लगभग ट्रांजिएंट या सब ट्रांजिएंट में ही देख लीजिएगा। अभी सब ट्रांजिएंट में ऐसे मान लीजिए इस तरह आ जाएगा। सॉरी, इसको थोड़ा सा इसको समझिएगा अभी पहले, फिर इसको बताते हैं। अभी क्या पहली कंडीशन से पहले कौन सी आती है, सब ट्रांजिएंट कंडीशन आती है। जैसे ही फॉल्ट होता है कौन सी कंडीशन मिलती है हमें, सब ट्रांजिएंट कंडीशन मिलती है। पहली कंडीशन में ही सब ट्रांजिएंट है, ठीक है। स्टेडी स्टेट बाद में आता है। अब इसी को हम दूसरा फिगर बनाते हैं यहाँ पे एक और, इसको समझने के लिए। क्वाड्रेचर एक्सिस ये वाली, डायरेक्ट एक्सिस ये वाली है, ठीक है। इसमें भी डायरेक्ट एक्सिस ये वाली। अब इसमें ये देखिए कि जैसे ही फॉल्ट हुआ, ठीक है, निगेटिव सीक्वेंस करंट जनरेट हुई, डायरेक्शन चेंज हुआ, एमएमएफ का डायरेक्शन चेंज हो गया है, ठीक है। तो एमएमएफ भाग रहा है क्लॉकवाइज, मोटर हमारा रोटेट कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज। तो कुछ ही सेकंड्स के बाद, जस्ट मतलब इंस्टेंट, कुछ ही सेकंड के बाद सब ट्रांजिएंट कंडीशन है, ट्रांजिएंट कंडीशन नहीं आई है। अभी क्या है कि जो हमारा एमएमएफ है वो डायरेक्ट एक्सिस पे है, ठीक है। एमएमएफ क्या है, डायरेक्ट एक्सिस के जा रहा है, ट्रेवल कर रहा है, ठीक। लेकिन अगले ही पोजीशन में ये देखिए, ये पोजीशन थी, फिर अगले ही पोजीशन में
रोटर रोटेट किया एंटी क्लॉक पे और आर्मेचर एमएमएफ रोटेट किया क्लॉक पे। तो ये वाला जो बन रहा था ये बन गया आपके अब कौन सा, क्यू एक्सिस, क्यू एक्सिस रिएक्टेंस बन गया। मतलब इसमें क्या हुआ, डायरेक्ट एक्सिस रिएक्टेंस और क्वाड्रेचर एक्सिस रिएक्टेंस आपस में चेंज होते रहते हैं, मतलब इंस्टेंट टू इंस्टेंट। डायरेक्ट एक्सिस वाला एमएमएफ, डायरेक्ट एक्सिस वाला एमएमएफ तुरंत के जस्ट कुछ समय बाद ही, कुछ सेकंड्स के या मिली सेकंड्स के बाद ही ये क्वाड्रेचर एक्सिस में तब्दील होता है। मतलब पहले क्या था, जो चल रहा था आप स्टेशनरी था, जो हमारा रोटर था और जो आर्मेचर एमएमएफ था, दोनों की स्पीड सेम थी और दोनों की डायरेक्शन भी सेम थी। तो दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में स्टेशनरी थे। जो डायरेक्ट एक्सिस पे फ्लक्स था वो डायरेक्ट एक्सिस पे ही था और जो क्वाड्रेचर पे था क्वाड्रेचर पे ही था। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये आपस में अब स्टेशनरी नहीं रह गए हैं, स्पीड तो वही है लेकिन वो अपोजिट डायरेक्शन में हो रहे हैं। तो डायरेक्ट एक्सिस वाला क्वाड्रेचर में और क्वाड्रेचर वाला डायरेक्ट में भी कन्वर्ट हो रहा है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ पे हमें सब ट्रांजिएंट कंडीशन ही मिलती है, हमें यहाँ ट्रांजिएंट और स्टेडी स्टेट कंडीशन नहीं मिल पाती है क्योंकि फ्लक्स तुरंत चेंज हो जा रहा है। अब ये देखिएगा कि जब ये चेंज हो रहा है तो पहली पोजीशन में क्या है, एक रिवोल्यूशन की अब बात करते हैं। पूरे एक रिवोल्यूशन में क्या आएगा, ये वाला जो पोल है, ये वाला जो पोर्शन है, हाफ रिवोल्यूशन के बाद इधर आ जाएगा और हाफ के बाद इधर चला जाएगा। तो दो बार हमें एक रेवोल्यूशन में डी एक्सिस का एमएमएफ मिल रहा है और 2 बार क्यू एक्सिस का एमएमएफ मिल रहा है। तो यहाँ पे जो आता है एमएमएफ सब ट्रांजिएंट एमएमएफ ही आता है, केवल सब ट्रांजिएंट एमएमएफ आता है केवल। और वो क्या होता है, एक्स डी डबल डैश प्लस एक्स क्यू डबल डैश बाई 2 एवरेज ले लेते हैं क्योंकि 2 बार आ रहा है, 2 टाइम्स ये कॉन्साइड कर रहा है। ये समझिएगा कि यहाँ पे केवल सब ट्रांजिएंट रिएक्टेंस मिलता है हमें, यहाँ पे ट्रांजिएंट और स्टेडी स्टेट रिएक्टेंस नहीं मिलता है। फॉल्ट कंडीशन है, फॉल्ट कंडीशन वैसे भी जब खत्म होगी तो स्टेडी स्टेट तो आएगा नहीं, फॉल्ट कंडीशन ये है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि नेगेटिव सीक्वेंस करंट में हमें केवल सब ट्रांजिएंट रिएक्टेंस मिलता है, वो भी एक्स डी डबल डैश और एक्स क्यू डबल डैश का एवरेज होता है, ठीक है। ये हो गया नेगेटिव सीक्वेंस करंट के लिए। अब बात करते हैं जीरो सीक्वेंस करंट की। जीरो सीक्वेंस करंट, चूंकि यहाँ पे कोई आर्मेचर एमएमएफ नहीं जनरेट होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कोई नहीं होता है। आई ए आई बी सब एक ही डायरेक्शन में होती हैं, आई ए आई बी आई सी सब एक ही डायरेक्शन होती है। इसको इस फिगर समझिए, ये फेज ए का हो गया कंडक्टर, ए फेज ये हमारा हो गया, बी फेज का कंडक्टर, बी फेज, ए डैश, बी डैश, और ये हो गया हमारा सी फेज। 120 डिग्री का डिस्प्लेसमेंट है सी, और ये सी डैश, ठीक है। यहाँ पे बना देते हैं रोटर वगैरह। अब देखिएगा कि यहाँ पे चूंकि कोई एमएमएफ नहीं जनरेट होता है, आर्मेचर एमएमएफ कोई जनरेट नहीं होता, तो यहाँ पे केवल लीकेज रिएक्टेंस होता है। मतलब इन कंडक्टर्स से जो लीकेज रिएक्टेंसेज है वो केवल यहाँ पे होता है, ठीक है। एक्स ए एल इसे कहते हैं लीकेज रिएक्टेंस। क्या ये लीकेज रिएक्टेंस केवल जीरो सीक्वेंस करंट में होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव में नहीं होता है? होता है, लेकिन वहाँ पे उसका मैग्नीट्यूड एज कंपैरिजन टू जो आर्मेचर एमएमएफ जनरेट होता है उससे बहुत कम होता है, इसलिए वहाँ पे निगलेक्ट करके रखते हैं, ठीक है। लेकिन चूंकि यहाँ पे आर्मेचर एमएमएफ नहीं है, यहाँ पे केवल लीकेज रिएक्टेंस है, तो यहाँ पे जो जीरो सीक्वेंस रिएक्टेंस बनता है वो बनता है एक्स ए एल इज इक्वल टू एक्स जीरो,
जो हमारा जीरो सीक्वेंस करंट के लिए जो रिएक्टेंस बनेगा वो बनेगा केवल लीकेज रिएक्टेंस X0 इज इक्वल टू XAL। तो फ्रेंड्स ये था हमारा सिंक्रोनस जनरेटर के रिएक्टेंसेज पॉजिटिव करंट, पॉजिटिव, निगेटिव एंड जीरो सीक्वेंस करंट्स के लिए। फिर हमने क्या देखा कि पॉजिटिव सीक्वेंस करंट में तीनों कंडीशन हमने ले ली, सब ट्रांजिएंट, ट्रांजिएंट और स्टेडी स्टेट। फिर उसमें हमने कंपैरिजन कर लिया डायरेक्ट एक्सिस के रिएक्टेंसेज कैसे बिहेव कर रहे हैं ट्रांजिएंट कंडीशन में, स्टेडी स्टेट कंडीशन में और सब ट्रांजिएंट, मतलब स्टेडी स्टेट कंडीशन में, फिर ट्रांजिएंट में, फिर सब ट्रांजिएंट में। इसी तरीके से क्वाड्रेचर एक्सिस के रिएक्टेंसेज कैसे बिहेव कर रहे हैं सब ट्रांजिएंट कंडीशन में, ट्रांजिएंट कंडीशन में, फिर स्टेडी स्टेट कंडीशन में, ये हमने देख लिया। उसके बाद हमने पॉजिटिव सीक्वेंस करंट में ही अगर स्टेडी स्टेट में देखा तो डायरेक्ट एक्सिस और क्वाड्रेचर एक्सिस का देखा हमने कि सैलिएंट पोल में डायरेक्ट एक्सिस का रिएक्टेंस क्वाड्रेचर एक्सिस के रिएक्टेंस से ज़्यादा होता है, ये भी हमने देख लिया। जबकि निगेटिव सीक्वेंस करंट और जीरो सीक्वेंस करंट में दोनों ही बराबर होते हैं। ये सारी चीज़ें हमने देख ली। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का कॉन्सेप्ट। आई होप कि आप लोगों को जो मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट दिया हुआ है समझ में आया होगा। फिर भी कहीं पे कोई कन्फ्यूज़न है या कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं आपको वहाँ पे आंसर करूँगा। थैंक यू वेरी मच।